इस साल मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मई महीने में लोगों को उस चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है जो हर साल कर देखने को मिलता था। मई के महीने में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह लोग इसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में बादलों की लुका-छुपी लगातार जारी है और ठंडी हवाएं भीषण गर्मी के महीने में मानसून की सुहानी ठंड का एहसास करा रही हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली में उन्हें मसूरी का एहसास हो रहा है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का मौसम ही सुहाना नहीं हुआ है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। 2016 से लेकर 2030 की अगर बात करें तो इस साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। इस साल 74 दिन ऐसे आए जब दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का स्तर गुड और मॉडरेट रहा। साफ है, दिल्ली में बारिश और तेज हवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 36 साल बाद इस दिल्ली में मई महीने का इतना कूल नजारा देखने को मिला। लोग मौसम की इस मेहरबानी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और मौज मस्ती करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली की तरह पहाड़ भी लगातार झूम रहे हैं। मौसम की दस्तक से पहले ही मानसून की दस्तक से पहले पहाड़ों का मौसम बदल चुका है। मई की गर्मी में पसीना नहीं है बल्कि बारिश से लोग तरबतर नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि ये मौसम गर्मी की तपिश से जरूर बचा रहा है। मई खत्म होने के बाद भी पहाड़ों पर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का सिलसिला लगातार थम नहीं रहा। मौसम विभाग ने बताया कि महीने में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहा। सूबे के कई इलाकों में बारिश का असर अभी 3-4 दिन तक बना रहेगा। बद्रीनाथ धाम में भी बादलों से पूरा आसमान फटा पड़ा है। मई महीने से यहां खूब बारिश हो रही है। हालांकि मौसम की चुनौती के बावजूद हेमकुंड साहिब यात्रा के श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं और बदले हुए मौसम का मजा भी ले रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया कि मई महीने में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे और सिलसिला अभी तक जारी है। मानसून को लेकर शानदार खबर निकल कर आई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 19 मई से हटके दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 30 मई से फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 4 दिन की देरी से पहुंचने के अनुमान जताया जा रहा है। केरल में मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस बार इसमें 4 दिनों तक देरी की संभावना देखने को मिल सकती है और केरल में इसकी एंट्री 4 जून को हो सकती है। मानसून की चाल को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि केरल और तमिलनाडु के बाद 5 जून तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में मानसून बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 10 जून तक मानसून के महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 15 जून से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश होने की संभावना है। 20 जून से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक मानसून की बारिश होने का अनुमान है। मानसून आमतौर पर अंडमान निकोबार में 22 मई को आता है, जो इस बार समय से पहले 19 मई को आ गया है। उसके बाद मानसून वहीं रुक गया था और फिर 30 मई को मानसून एक बार फिर से आगे बढ़ा। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसी फूलों की घाटी खुल गई है और दुनिया भर में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए मशहूर वैली ऑफ फ्लावर की दुनिया बहाल हो चुकी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के दायरे में बना ये फूलों की घाटी दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो यहां जून से अक्टूबर के दरमियान 500 से ऊपर प्रजाति के फूल देखने को मिलते हैं, मगर इन दिनों 4-5 फूलों की प्रजाति ही देखने को मिल रही है, जिनको निहारने के लिए सैलानी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। दरअसल इस बार मौसम की मार का असर फूलों पर भी देखने को मिला। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता था, वो इस बार 15 दिन पीछे चला गया और क्योंकि अभी भी फूलों की घाटी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोकल प्रशासन की गाइडलाइंस या अलर्ट को जानकर ही सैलानी फूलों की घाटी का सैर करें। जून महीने की 15 तारीख को वन विभाग एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे वैली ऑफ फ्लावर के फूलों की तमाम प्रजातियों से जुड़ी जानकारी सैलानियों को मिल गई। इसके अलावा भी कई और तैयारियां तेज। जिस खबर का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो शुभ खबर निकलकर सामने आ गई है। भगवान राम के भक्तों के लिए शानदार खबर है। मंदिर निर्माण का काम तो तेजी से हो ही रहा है। इस बीच रामलला की मूर्ति बनाने का काम भी शुरू हो गया है। गर्भगृह के लिए 3 मूर्तियों का निर्माण लगातार जारी है। उम्मीद यही है कि जल्द ही मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका ऐलान कर दिया। राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए कर्नाटक की 2 कृष्णशिला और राजस्थान
के सफेदा संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूर्तियों को पूरी तरीके से तैयार करने में करीब 4 महीने का वक्त लग सकता है। प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकारों की 2 टीमें अयोध्या में मौजूद हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार GL भट्ट और राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे अपनी टीम के साथ निर्माण परिसर पर वर्कशॉप में अलग अलग तरीके से मौजूद हैं। दरअसल श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के लिए 3 विकल्प तैयार किए जाएंगे। इसमें ट्रस्ट जिस पर मुहर लगाएगा वो फाइनल होगा। राम भक्तों के लिए एक और शानदार खबर निकल कर आई है। अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट भी जल्द बनकर तैयार होने वाला है। एयरपोर्ट का काम जुलाई तक पूरा हो जाने की संभावना है। हवाई परिचालन के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी अब शुरुआत हो चुकी है। DGCA से अनुमति मिलने के बाद अयोध्या में हवाई परिचालन शुरू हो जाएगा। इस हवाई सेवा के शुरू होने से राम भक्तों को बहुत सुविधा हो जाएगी। खास तौर से बुजुर्गों के लिए तो ये सेवा किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसके अलावा हवाई सेवा शुरू होने से अयोध्या टूरिज्म के लिहाज से भी विकसित होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आकर भी राम का भव्य मंदिर देख पाएंगे। हवाई अड्डे से पहले राम जन्मभूमि पथ पर बनकर तैयार होने वाला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों के साथ पथ निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उम्मीद यही है कि 15 दिनों में इसका काम भी पूरा कर लिया जाएगा। राम पथ के साथ राम जानकी पथ और भक्ति पथ का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर आसानी से पहुंच सके। जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेना लाजवाब है और समुद्र में भी हमारी सेना की धाक देखने को मिलती है। कुछ वक्त से देश ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर MiG-29 को रात में लैंडिंग करते हुए आपने देखा होगा। अब INS विक्रांत पर पहली बार मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो MH-60R की पहली बार लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर को INS विक्रांत के फ्लीट में तैनात किए जाने की तैयारी पूरी है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर में एक माना जाता है। अमेरिका से खरीदा गया ये हेलीकॉप्टर रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत घातक और दुश्मनों के लिए काल माना जाता है। ये 3 तस्वीरें आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में AGM-114, AGM-119 मिसाइलें लगी हुई हैं। साथ ही ऐसे सेंसर और रडार भी लगाए गए हैं जो दुश्मनों के हर मूवमेंट पर पकड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर एक बार की उड़ान में 830 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रोमियो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ भी सकता है। सेना ने थिएटर कमांड की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए युद्धाभ्यास को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। अब से किसी भी एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं को शामिल किया जाएगा, यानी तीनों सेनाएं मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम दिया करेंगी। इसकी शुरुआत अगले साल वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति से होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बारी में निर्देश जारी कर दिए हैं। नया थिएटर कमांड बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। थिएटर कमांड का सही इस्तेमाल जंग के दौरान होता है जब तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल हो, क्योंकि युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जीत का मंत्र होता है। जब तीनों सेनाएं सही प्लानिंग के साथ हमले करें तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यही वजह है कि भारत सरकार जल्द से जल्द थिएटर कमांड को धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। इससे तीनों सेनाओं में तालमेल को बढ़ोतरी होगी और तीनों सेनाओं की ताकत भी उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। देश में अभी एक ही थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा और भी थिएटर कमांड की जरूरत है, जिसे तैयार करने की दिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रोइंग कंपटीशन का शानदार नजारा देखने को मिला, जब एक साथ ढेर सारी नौकाएं यहां झील में मुकाबले के लिए एक दूसरे की होड़ में लगाते हुए नजर आए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स के तहत यहां रोइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएं 29 मई को शुरू हुई थी और 3 दिन तक चली और बुधवार को इसका समापन हुआ। प्रतियोगिता के आखिरी दिन कोलकाता और पंजाब के खिलाड़ियों का जलवा कायम रहा। इन दोनों यूनिवर्सिटी के प्रतिभागियों ने गोल्ड पर कब्जा कर लिया। अपनी सफलता से उत्साहित खिलाड़ियों का सपना वैश्विक मंच पर देश का झंडा लहराने का है। 2000 मीटर की रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को गोल्ड से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि रामगढ़ लाल का वाटर लेवल काफी अच्छा है, यहां रोइंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहां नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, बल्कि गोरखपुर इस तरह के खेलों का हब बनकर भी उभर सकता है।
जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्लाह आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी को लेकर न सिर्फ दुनिया भर में चर्चा है, बल्कि जॉर्डन में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्लाह आज अम्मान के जहरान पैलेस में अपनी मंगेतर रज़वा अल सैफ से निकाह करेंगे। खबरों की अगर माने तो शाही शादी में दुनिया भर की बड़ी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। इस खास हस्तियों में एक नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी का भी शुमार है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर साझा की। इसके अलावा नेदरलैंड्स के किंग विलेन और क्वीन मैक्सिको और राजकुमारी कैथरीन भी इस शाही विवाह में शामिल होंगी। मलेशिया के क्वीन अजीजा ने भी हाल ही में यह खबर साझा की थी कि वो अपने पति के साथ इस शाही शादी में शिरकत करने जा रहे हैं। इस शाही शादी को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि जॉर्डन में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और जमकर हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुशी से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। रिजर्व बैंक ने आज से बैंकों में पड़े बिना दावे वाली रकम के वारिस को खोजने के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने आज से सभी बैंकों को 100 डेज 100 पेस अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है ताकि देश भर में 100 दिनों के भीतर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट रकम का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा भी किया जा सके। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,263 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 39,2064 करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें से ज्यादातर राशि तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैंकों से जमा है। अगर कोई सेविंग या करंट अकाउंट 10 साल तक ऑपरेट नहीं होता या किसी फिक्स अमाउंट को मैच्योरिटी की अवधि से 10 साल तक दावा नहीं किया जाता तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है। इस पैसे को आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है।